Very warm welcome to the students of class 12th in the class of business studies. This is our lecture number 19. We are with our unit number 5, that is organizing. In our last lecture, we have discussed the informal organization, its features, advantages and disadvantages. Today we are going to discuss the topic that we have discussed in our last two lectures, that is one formal organization, another one is informal organization, and the difference between these two. So let's get started. Now that you are being promoted into the class 12, so try to understand the things that it is to be made in. आप लोगों को सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है. जैसे सपोज इस तरीके से ही आपके पास कोई क्वेश्चन फ्रेम करके आता है, द डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको इसे इसी तरीके से 3 प्लॉट्स में डालना पड़ेगा. वेरी फर्स्ट इज योर बेसिस, जिसमें आप लिखेंगे किन किन क्राइटेरियाज पर आप ये डिफरेंसेस को बना रहे हैं. सेकेंड वन, आपके 2 डिफरेंसेस के जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने लिया है. इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है. तो सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिस के हमारे पहले पॉइंट. जब भी हम कभी डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है कि उन चीज़ों का मीनिंग लिखें. तो सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ मीनिंग. तो मीनिंग में मैंने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लिखा है कि इट्स अ स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी. सी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी एक अथॉरिटी होती है, चाहे वो टॉप है, चाहे वो मिडिल है, चाहे फिर वो लोअर है. इन सभी की अपनी अपनी अथॉरिटीज़ के पता होने के बाद, इन सब की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के बाद ही ये फॉर्मल स्ट्रक्चर जो है हम इसे डिफाइन कर पाते हैं. यानी कि एक टॉप मैनेजमेंट के नीचे कितने मिडिल लेवल के होंगे और इन मिडिल लेवल्स के नीचे कितने सब लेवल्स या कितने लोअर लेवल के लोग भी इनके साथ एसोसिएटेड होंगे. ये सारी चीज़ें ही हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को डिसाइड करती है. जबकि ऑपोजिट साइड जो आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क या इनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई इंटरेक्शन या यूं कहें कि कोई सेट स्ट्रक्चर इनके रिलेशनशिप का नहीं है. अ मैन हु इज़ पॉइंटेड ओवर हेयर, जब मैंने आपको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन समझाया था तब भी मैंने बताया था एन एमडी कैन कोऑर्डिनेट एंड एमडी कैन इंटरेक्ट विद द वेरी लोअर वन, जिसे हम सुपरवाइजर बोल रहे हैं. सुपरवाइजर से बिलो किसी वर्कर से भी उनका इंटरेक्शन हो सकता है, पर्सनल अटैचमेंट हो सकता है. सो ये सारी चीज़ें कैसे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी कोई ग्रुप में सोशल रिलेशनशिप में कोई इंटरेक्शन कहीं से भी हो सकती है और इसीलिए इनका कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है. तो ये जो नेटवर्क होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, ये एक नेटवर्क है सोशल रिलेशनशिप का, जो कि बिजनेस के अंदर अंदर में लोग अपने आप एक दूसरे से एम्प्लॉयज़ बनाते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज ऑरिजिन. यानी फर्स्टली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ऑरिजिन कहाँ से आया. उसका ऑरिजिन आया रूल्स और रेगुलेशन से, पॉलिसीज से, जो कि कंपनीज में बनाई जाती हैं. यानी कि सभी कंपनीज में हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वो सब बनाते हैं ताकि हम इस फॉर्मेट को, इस स्ट्रक्चर को स्ट्रिक्टली क्या करवा सके, फॉलो करवा सकें, ताकि लोअर लेवल के इंडिविजुअल्स को पता हो कि उन्हें अपने अपर लेवल के इंडिविजुअल से किस तरीके से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बात करनी है, ताकि इन्हें पता हो कि लोअर लेवल के इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए हैं, ना कि ऑर्डर्स देने के लिए. इसी तरीके से रूल्स और पॉलिसीज़ को लैबिड करके ही हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को बनाते हैं. जबकि यहाँ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो क्रिएट होती है सोशल इंटरेक्शन से. यानी कि कुछ लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो एक्सट्रोवर्ड होते हैं. तो एक्सट्रोवर्ड जो होंगे उनके साथ में बहुत सारे लोगों का कनेक्शन होगा, एक से ज़्यादा लोगों का भी हो सकता है, 20, 15, 25 लोगों का भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं. लेकिन इंट्रोवर्ड जो लोग होते हैं उनका मैक्सिमम कनेक्शन 1, 2, 3, 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होता होगा. क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं होता है. इसीलिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर उसी इंडिविजुअल की सोशल इंटरैक्शन के ऊपर बेस्ड होता है. जो भी इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ड है या इंट्रोवर्ड है उसके अपने नेचर, उसके अपने बिहेवियर से आता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है अथॉरिटी का. सी, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपके वर्चू, आपकी पोजीशन, आपके मैनेजमेंट में ओहदे उनसे बनती हैं. आपकी क्या अथॉरिटीज़ होंगी वो इस बात पर डिपेंड करेगा
कि आप मैनेजमेंट के किस लेवल के ऊपर हैं, आप लोअर पे हैं, टॉप पे हैं या मिडिल पे हैं, आप किस पॉइंट पे। अगर आप मिडिल लेवल पे हैं तो आपके पास में अथॉरिटी होगी कि आप लोअर लेवल वालों को ऑपरेट कर सकते हो, बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टॉप मैनेजमेंट वालों को रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग आंसर्स भी आपको उनको देने होंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो सारे फीडबैक्स आपको टॉप लेवल को प्रोवाइड करने होंगे। वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी साइड अगर आप टॉप लेवल पे हो तो टॉप लेवल के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं कि वो मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को एक साथ बाइंड करके रखने का काम करें। यही चीज़ होती है जो अथॉरिटी डिसाइड करती है, जबकि यहाँ कोई भी अथॉरिटी किसी भी अपने पर्सनल्स की नहीं होती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग हम पर्सनल्स की अथॉरिटीज़ को डिसाइड करते हैं। यानी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, इनफॉर्मल ग्रुप्स में हम क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, जिस किसी के पास में भी जो भी क्रिएटिविटी है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उसकी अथॉरिटीज़ को डिसाइड कर दिया जाता है। जिसके पास में जो क्वालिटीज़ हैं वो वही काम कर ले। इनफॉर्मल ग्रुप्स में ऐसा ही किया जाता है अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज़ दे परसीव। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिवर्सल ऑफ रूल्स, यानी कि रूल्स के ब्रेक डाउन होने पर। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अगर रूल्स या पॉलिसीज को आप ब्रेक करते हो तो आपके लिए पनिशमेंट्स होगी, पेनल्टीज होंगी, जबकि इनफॉर्मल में कोई पेनल्टीज, कोई पनिशमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई सेट रूल्स बनाए ही नहीं गए हैं, कोई रेगुलेशंस, कोई पॉलिसीज हैं ही नहीं। जब पॉलिसीज और रूल्स ही नहीं है तो उनके टूटने का या उनके सही होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। जब रूल्स पॉलिसीज ही नहीं है तो उनके टूटने सही होने का मतलब ही नहीं, तो किस चीज़ की पेनल्टीज, किस चीज़ की पनिशमेंट, कुछ भी नहीं। सेम अब आगे आते हैं हमारे फ्लॉ ऑफ कम्युनिकेशन में। सी, जैसा आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फ्लॉ ऑफ कम्युनिकेशन आपका कैसा होगा? थ्रू आउट द स्केलर चेन। स्केलर चेन जैसे टॉप मैनेजमेंट आपको इन्फॉर्मेशन देगी मिडिल वाले को, मिडिल लेवल आपके इन्फॉर्मेशन पास करेगी लोअर वालों को। इसी तरीके से इसे हम स्केलर चेन का नाम देते हैं। ये जो चेन होती है, जैसे आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसी तरीके से इसमें चेन ऑफ कमांड जो है, चेन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्लो करती है। इसे हम स्केलर चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। इस स्केलर चेन को मैंने अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी आप लोगों को समझाया था, याद होगा शायद। तो इसी के साथ में आपका कम्युनिकेशन जो है वो फ्लो करता है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्लान्ड रूट नहीं है। आपका एक एम्प्लॉय जो यहाँ प्लेस्ड है वो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट से भी बातें कर सकता है और आपके लोअर लेवल इंडिविजुअल से भी बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैसा रिलेशंस होते हैं? पर्सनल रिलेशंस होते हैं। अनप्लान्ड रूट होता है, यहाँ पर कोई प्लानिंग नहीं होती कि किस डायरेक्शन में आप इंफॉर्मेशन को मूव करोगे। व्हील शेप में भी हो सकती है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो जिगजैग फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पर कोई सेट प्लान रूट है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पर्पस का। तो देखिए, टू अचीव प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, आपका जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसको बनाया ही इसलिए गया है ताकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या करे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करे। जबकि यहाँ इनका अपना मोटो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का अपना मोटो क्या होता है? इन्हें फुलफिल करने होते हैं सोशल और कल्चरल नीड्स को, यानी कि कॉमन इंडिविजुअल्स का जो इंटरेस्ट होगा, जो कि बाकी सब लोगों का इंटरेस्ट है, उसी इंटरेस्ट को फॉलो करना है इन्हें। इनकी अपनी सोशल नीड्स, इंडिविजुअल्स की नीड, जैसे एम्प्लॉयज़ को बोनस चाहिए तो एम्प्लॉयज़ के बोनस के लिए काम करेंगे, जैसे एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन चाहिए तो एम्प्लॉय अपने प्रमोशन के लिए काम करेगा। इसी तरीके से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में अपने अपने सोशल और कल्चरल नीड्स को फुलफिल करने का काम इनका होता है, जबकि यहाँ पर एक ही मोटो है, वो है ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड सेल्स। दैट्स इट। अगले पॉइंट पर आते हैं, दैट इज नेचर। नेचर कैसा होगा? नेचर जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिजिड होगा, यानी टफ होगा, स्टिफ होगा। इसका नेचर बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। यूं कहें, मैनेजमेंट सिर्फ एक ही चीज़ को जानती है, वो है अपने प्रॉफिट्स और अपनी सेल्स को। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिसाइड किए हैं उन्हीं को अटेन करना ही ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और बेटरमेंट समझते हैं। जबकि यहाँ हर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, हर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं ग्रुप में, उनको फ्लेक्सिबल रखा जाता है ताकि सब लोग क्या कर सकें? एक ग्रुप में ठीक तरीके से मिक्स हो सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा स्ट्रक्चर का। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इसका एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, टॉप, मिडिल एंड लोअर की तरीके से, इसीलिए इसे
टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि टॉप लेवल का काम होगा पॉलिसीज़ को लेविट करना, उनको बनाना, मिडिल लेवल का काम होगा उसको लोअर लेवल तक पहुँचाना, और लोअर लेवल का काम होगा उसे एग्जीक्यूट करवाना। इसी तरीके से इनके अपने अपने टास्क और इनके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसमें डिसाइड हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड होता है। इसीलिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्लियर ना होने की वजह से ही काम भी अनक्लियर तरीके से होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोई रिलेशनशिप जो है फ्रेम नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लो ऑफ अथॉरिटी, यानी अथॉरिटीज कैसे फ्लो होंगी। यहाँ पर अथॉरिटी टॉप टू बॉटम होगी, जैसा कि मैंने अभी तक बताया है। पहले टॉप लेवल जिसके पास में है अथॉरिटी वही तो नीचे वालों को अथॉरिटी दे सकता है, जिसके पास में अथॉरिटी ही नहीं है वो किसको देगा। तो ये आपका टॉप लेवल हो गया, टॉप ने मिडिल वालों को दिया, मिडिल वालों ने लोअर लेवल वालों को दिया। इसे कहते हैं हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या फ्लो ऑफ अथॉरिटी, जिसमें हम दूसरों को काम सौंपते हैं। ये काम सौंपने का जो काम है वो यहाँ पर स्केलर चेन यानी कि वही एक स्ट्रक्चर के थ्रू ही होता है, जो कि हमने फॉर्मल ग्रुप्स में बताया हुआ है, जबकि यहाँ कोई स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइंड नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए अथॉरिटी हॉरिजेंटल भी जाती है और वर्टिकल भी फ्लो होती है, यानी ऊपर से नीचे भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी और एक दूसरे को भी इंफॉर्मेशन फ्लो हो सकती है, एक दूसरे को भी अथॉरिटीज दी जा सकती है। जैसे सपोज करो आप लोग सब घर में हो, आप लोगों को घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, तो आप क्या करोगे, ऊपर से फादर भी मदर को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फादर भी बच्चों को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, और बच्चे भी आपस में एक दूसरे को कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ अथॉरिटीज दे सकते हैं। इसी तरीके से ग्रुप्स में काम होता है। तो ये एक तरीके का ग्रुप है जिसमें हम अपनी मर्जी से सारे कामों को परफॉर्म करते हैं। बात करते हैं फॉर्मल स्ट्रक्चर के, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज लीडरशिप। मैनेजर्स ही, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स ही जो हैं वो लीडर्स होते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं कि मैनेजर लीडर हो, लीडर्स ग्रुप्स के द्वारा चूज किए जाते हैं। जैसे कि हम क्लास में देखते हैं, क्लास में मॉनिटर्स कौन चूज करता है, क्लास के स्टूडेंट्स चूज करते हैं, राइट। तो मॉनिटर, मेंटोर, इन सबको चूज करने का राइट, जैसे हम इंडिया की रिपब्लिक कंट्री है हमारी इंडिया, इसी तरीके से हम उसमें नेताओं को कैसे चुनते हैं, इलेक्शंस करके, राइट। तो उसी इलेक्टेड मोड के थ्रू यहाँ पर भी लीडर चुना जाता है, क्योंकि ये क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द डे। तो आज के लिए हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ये सारे पॉइंट्स को मैंने अच्छे से कवर किया। अच्छा होगा कि अगर आप इन सब पॉइंट्स को अपनी नोटबुक्स या नोट्स में लिख करके रखें। That's it for the day. Thank you for watching the video.